इस पर बिनाना बिन हंजला आगे बढ़ा, खरीम बिन उमर का बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं मेरे भाई, खाना आप हमारे साथ खाकर जाएंगे। इस तरह मुझे एक तरह से इत्मीनान और आसूदगी होगी। फिर बिनाना बिन हंजला अपना मुंह खरीम बिन उमर के कान के करीब ले गया और कहने लगा, अगर मैंने अपनी बहन सांकरा को आपके जाने की इत्तला न दी होती तो भले आप चले जाते, लेकिन अब आप खाना खाए बगैर चले गए तो वो बुरा मानेगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। बिनाना बिन हंजला पीछे हट गया। खरीम बिन उमर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। खरीम बिन उमर बाहर निकला, दीवान खाने के दरवाजे के पास आया और मोहम्मद बिन हारून नमरी की तरफ देखने लगा। मैं अब कूच करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आप लोग यहाँ बैठना चाहते हैं तो बैठें। खरीम बिन उमर ने इसी कदर कहा कि इब्ने हारून नमरी उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए सब उठ खड़े हुए। सब दीवान खाने से बाहर आए। फिर हारून नमरी ने अपना हाथ खरीम बिन उमर के शाने पर रखा और कहा, मेरे बेटे, मैं मुस्तकर तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें खुद वहां से रुखसत करके आऊंगा। इस हवेली से निकलकर सब साथ वाली हवेली में दाखिल हुए। मोहम्मद बिन हारून नमरी, खरीम बिन उमर, बिनाना बिन हंजला और राम रतन को लेकर मुस्तकर की तरफ गए। वहां से खरीम बिन उमर ने अपने साथ जाने के लिए 8-10 मुसल्ला जवानों को लिया। फिर वो राम रतन और 10 जवानों के साथ वहां से कूच कर गया। रात उस वक्त काफी ढल चुकी थी जब खरीम बिन उमर वांगा के कबीले में दाखिल हुआ। बाकी लोगों को उसने वांगा के कबीले के बाहर रेत के टीलों की घात में बिठा दिया था, जबकि राम रतन उसके साथ था। जब वो वांगा की हवेली के दरवाजे पर गए, दस्तक दी तो दरवाजा खोलने वाला वांगा ही था। अपनी हवेली के दरवाजे पर खरीम बिन उमर और उसके साथी राम रतन को देखते हुए वांगा ने किसी किस्म का हैरत का इजहार नहीं किया। वो खरीम बिन उमर की आमद की तवक्को रखता था। खरीम बिन उमर से वो गले मिला, हाथ पकड़कर अंदर ले गया। तीनों नशिस्तों पर बैठ गए थे। फिर वांगा ने खरीम बिन उमर को मुखातिब किया, इब्ने उमर, अच्छा किया तुम आ गए, वरना मैं कल एक और कासिद आपकी तरफ रवाना करने वाला था, इसलिए कि हालात में एक बड़ी तब्दीली हुई है और उसे आगाह करना बड़ा जरूरी था। दरअसल राजा दाहिर से मुलाकात करने के बाद मोमिल और नरमेश दोनों ने पहले मोमिल की बस्ती की तरफ आना था। मेरे मुखबिरों ने ऐसी इत्तला दी थी, अब जो गुज़िश्ता दिन मेरे कासिद आए हैं उन्होंने इत्तला दी है कि मोमिल तो सीधा अपने कबीले की तरफ चला गया है, इसलिए कि राजा दाहिर ने उस पर इंकशाफ किया है कि सरंदीब के राजा के कुछ जहाज जिनमें बेशुमार मालो दौलत और तहाइफ हैं, वो इराक की तरफ जाएंगे। राजा दाहिर ने मोमिल को तरगीब दी है कि वो इन जहाज़ों को लूट ले। मोमिल तो अपनी बस्तियों की तरफ चला गया है ताकि खुले समुंदर के अंदर अपने मुसल्ला जवानों के साथ जहाज़ों पर निगाह रखे और जब वो गुजरें तो उन पर कब्जा कर ले। अब राजा दाहिर मोमिल और नरमेश के दरमियान जो आप पर हमलावर होने का मंसूबा बनाया गया है, उसे नरमेश आगे बढ़ाएगा। कहते हैं नरमेश ने दीबल से निकलकर पंजगूर का रुख किया है। पंजगूर में हारिस अलाफी और उसके दोनों बेटे मोहम्मद और मुआविया क़याम किए हुए हैं। नरमेश उनसे मिलेगा। फिर मेरे मुखबिरों का कहना है कि वहां मुलाकात करने के बाद नरमेश हारिस अलाफी के बेटे मोहम्मद और मुआविया को लेकर मोमिल की तरफ जाएगा और मोमिल से तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक गुफ्तगू होगी। सफर को आखिरी शक्ल दी जाएगी, उसके बाद इसकी इब्तदा की जाएगी। मेरे मुखबिरों ने यह भी निशानदही की है कि ये जो मुआविया और मोहम्मद दोनों मोमिल की तरफ जा रहे हैं, तो मोमिल शायद मुआविया और मोहम्मद से मशवरा भी करेगा कि सरंदीब से आने वाले जहाज जिनमें तहाइफ लदे हुए हैं, जिन पर मक्का की ज़ियारत को जाने वाले मुसलमान भी सवार हैं, उन पर हमला किया जाए या उन्हें लूट लिया जाए तो कोई बड़ा रद्द अमल तो जाहिर नहीं होगा, और वो उनसे रहनुमाई भी हासिल करेगा कि किस तरह जहाज़ों पर हमला आवर होकर उन पर कब्जा करने की कोशिश करे। वांगा के इस इंकशाफ पर खरीम बिन उमर के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो वांगा को मुखातिब करके कहने लगा, वांगा, तूने मेरा काम आसान कर दिया है। जिस वक्त मैं मकरान से तुम्हारी तरफ कूच कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने दिल में ये ठानी थी कि नरमेश का खातिमा करने के बाद वापस मकरान जाऊंगा, वहां से अपने लश्कर का एक हिस्सा लूंगा और पंजगूर पर हमला आवर होकर मुआविया, मोहम्मद और उन दोनों के बाप हारिस को ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगा। इस तरह मुझे उम्मीद थी कि हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहा है वो नहीं बनने पाएगा। अब नरमेश मुआविया और मोहम्मद को लेकर मोमिल की तरफ जाने वाला है, तो मैं रास्ते में ही उन तीनों का खातिमा कर दूंगा। इस तरह भी मैं राजा दाहिर के मनसूबाबंदी को नाकाम बना दूंगा। खरीम बिन उमर जब खामोश हुआ तो वांगा ने उसे मुखातिब किया, इब्ने उमर, तुम्हारे साथ किस कदर मुसल्ला जवान हैं? मैं, राम रतन और हमारे 10 मजीद मुसल्ला जवान हैं, जिन्हें मैं तुम्हारी बस्ती के करीब ही रेत के टीलों की घात में बिठा कर आया हूँ। इस पर वांगा ने तफक्कुरात का इजहार करना शुरू कर दिया। जिस वक्त पंजगूर से मोमिल की तरफ जाने के लिए नरमेश, मुआविया और मोहम्मद कूच करते हैं, आप उनके साथ मुहाफिज दस्तों की सूरत में ज्यादा इनफरादी कुव्वत हुई तो तुम क्या करोगे?
خریم بن عمر کی چھاتی تن گئی اور وہ کہنے لگا، وانگا تم فکر نہ کرو، میں ان سے خوب نمٹوں گا، بس تم ایک کام کرو، مجھے اپنے 3-4 ایسے جوان مہیا کر دو جو مجھے پنجگور سے مومل کی طرف جانے والی شاہراہ کی طرف رہنمائی کر سکیں، وہاں سے میں ان کی راہ روکوں گا، اگر میں ان تینوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا تو تینوں کے کٹے ہوئے سر مومل کی طرف روانہ کر دوں گا۔ اس طرح یاد رکھنا راجہ داہر نے جو منصوبہ بندی کی ہے وہ اپنے آپ خاک میں مل جائے گی۔ خریم بن عمر کے ان الفاظ سے وانگا بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں 3-4 نہیں 10 کے لگ بھگ مسلح جوان مہیا کرتا ہوں جو بہتر تیر انداز ہیں۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، جب نرمیش، معاویہ اور محمد پنجگور سے نکل کر مومل کا رخ کرتے ہیں تو جس راستے پر وہ سفر کریں گے وہ صحرائی ہے، جگہ جگہ ریت کے ٹیلے ہیں، اگر ان کے ساتھ محافظ دستوں کی صورت میں زیادہ انفرادی قوت ہوئی تو ریت کے ٹیلوں میں رہ کر ان پر تیر اندازی کرنا، اس طرح میرے خیال میں تم ان پر قابو پالو گے۔ جواب میں خریم بن عمر نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، وانگا جو جوان تم مہیا کرنا چاہتے ہو وہ تو ان تینوں پر قابو پانے میں میری مدد کریں گے، دوسرے جن راستوں پر میں نے ان کی راہ روکنی ہے وہاں تک میری رہنمائی کریں گے۔ اس پر وانگا جھٹ سے کہنے لگا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کراتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے کوچ کرنا۔ نہیں وانگا، کھانا ہم کھا چکے ہیں، تم بس مسلح جوان مہیا کرو، کچھ تیروں بھرے ترکش بھی ہمیں دے دو، پھر دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وانگا اس پر تیار ہو گیا، اس نے خریم بن عمر کو 10 مسلح جوان مہیا کیے، تیروں سے بھرے ترکش بھی اسے دیے۔ اس کے بعد خریم بن عمر وہاں سے نکلا، اپنے جوانوں کو جہاں گھات میں بٹھا رکھا تھا وہاں آیا اور سب کو لے کر وہ سمندر کے کنارے شمال مشرق کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ صحرا کے اندر خریم بن عمر نے اس صحرائی شاہراہ کے کنارے گھات لگائی جو پنجگور سے مومل کی بستیوں کی طرف ساحل سمندر تک جاتی تھی۔ تاہم وانگا کے کچھ آدمیوں کو اس نے پنجگور کی طرف روانہ کیا تھا کہ وہ بروقت اسے نرمیش، معاویہ اور محمد کی نقل و حرکت اور پنجگور سے ان کی روانگی کی اطلاع کرتے رہیں۔ صحرا کے اندر خریم بن عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگ بھگ 3 سے 4 دن انتظار کرنا پڑا، اور یہ انتظار بڑا کرب خیز اور تکلیف دہ تھا۔ خریم بن عمر نے صحرا کے اندر اپنی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے کچھ آدمیوں کے ذمے پانی مہیا کرنے اور خوراک صحرا تک لانے کا کام لگایا تھا۔ یوں 3 دن انہوں نے کسی نہ کسی طرح گزارے۔ تیسرے روز رات کے پچھلے حصے میں وانگا کے آدمی اس جگہ آئے جہاں خریم بن عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی، اور خریم بن عمر کو یہ اطلاع دی کہ آنے والی صبح کو نرمیش، معاویہ اور محمد یہاں سے گزریں گے اور مومل کی طرف جائیں گے۔ اس خبر پر خریم بن عمر نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ اس کے کرب خیز انتظار کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس نے آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کر لی تھیں۔ وانگا کے آدمی خریم بن عمر کو یہ نہ بتا سکے کہ نرمیش اور معاویہ اور محمد جب ان کے پاس سے گزریں گے تو ان کے پاس کس قدر مسلح جوان ہوں گے۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد خریم بن عمر اپنے ساتھیوں کو اپنا لاہ عمل سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ شمال کی طرف سے صحرا کے اندر دھول اڑنے کے آثار دکھائی دیے۔ خریم بن عمر سمجھ گیا کہ جن شیطانوں کا اسے انتظار ہے وہ آ رہے ہیں، لہٰذا وہ سنبھل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرمیش، معاویہ اور محمد اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہاں نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ لگ بھگ 30-35 کے قریب مسلح جوان تھے۔ خریم بن عمر محتاط اور چوکنا تھا۔ جب وہ قریب آئے تب اپنے ان ساتھیوں کو لے کر وہ ریت کے ٹیلوں میں نمودار ہوا جنہیں وہ مکران سے لے کر آیا تھا۔ باقی ساتھی وانگا نے مہیا کیے تھے، وہ گھات میں ہی رہے تھے۔ خریم بن عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب راہ روکی تو آنے والے رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے مخاطب کر کے پوچھا، تم کون ہو اور ان صحراؤں کے اندر تم نے کیوں ہماری راہ روکی ہے؟ روکنے سے پہلے تم نے اپنی حیثیت دیکھی ہوتی۔ ہم 30 سے 35 اشخاص ہیں، زیادہ سے زیادہ 10-12 ہو گئے۔ کیا تم ایسا کر کے جان بوجھ کر اور دانستہ اپنی موت کو دعوت نہیں دے رہے؟ اس پر خریم بن عمر نے انہیں مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے نرمیش، معاویہ اور محمد کون ہیں؟ ان میں سے اس پر 3 سواروں نے اپنے گھوڑے کو ذرا آگے بڑھایا، پھر ان میں سے ایک بول پڑا، میں نرمیش ہوں، میرے دائیں جانب معاویہ، بائیں جانب محمد ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کون ہو؟ خریم بن عمر نے اس موقع پر انہیں کھولتے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ جہاں تک تم تینوں کا تعلق ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری خباثتوں اور مکاریوں کی داستانیں تمہارے ہنگامے مکران کرمان کے علاقوں میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے جلال کی قسم، اس صحرا کے اندر میں تم تینوں کو تمہارے ساتھیوں سمیت شکم گرس نہ کروں گا۔ سنو حوث کے صدا کرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی تمہاری شرارتوں، کوئی تمہاری بدی کا جواب دینے والا نہیں؟
इस सहरा के अंदर रेत में मैं और मेरे साथी तुम्हें वो रूह फरसा सजा देंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। खरीम बिन उमर जब खामोश हुआ तो नरमेश ने एक कहकहा लगाया और कहने लगा, तुम सिर्फ इन 10-12 साथियों के साथ हमारे साथ अनादो अदावत का बर्ताव करने लगे हो। लम्हों के अंदर हम तो इस सहरा में तुम्हारी खुशकलामी, तुम्हारे सलासत बयान का खात्मा करते चले जाएंगे। खरीम बिन उमर ने भी तलवार लहराते हुए बड़े खौफनाक अंदाज में उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, ऐ गुनहगार इंसानों, आओ इस दश्त, इस सहरा में एक दूसरे से टकराएं, फिर देखते हैं अंजाम किसका बुरा होता है। इसके साथ ही नरमेश, मुआविया, मोहम्मद और उनके साथी तीरा शबी में इसियां के अंबार की तरह खरीम बिन उमर और उसके साथियों पर टूट पड़े, जबकि खरीम बिन उमर भी अपने जानसारों के साथ बर्क शिकन जज्बों की तरह उन पर नुज़ूल करने लगा। नरमेश, मुआविया, मोहम्मद का ख्याल था कि उनके सामने राह रोकने वालों की तादाद बहुत कम है, लिहाजा वो बहुत जल्द उन पर काबू पा लेंगे। लेकिन खरीम बिन उमर और उसके साथी झुलसा देने वाली आग की तरह उन पर हमला आवर होते हुए उनकी तादाद कम करने लगे थे। ऐन उस वक्त जबकि सहरा के अंदर इस टकराव का शोर मचा हुआ था, पुश्त की जानिब से एक टीले की ओट से वो मुसल्ला जवान नमूदार हुए जो वांगा ने खरीम बिन उमर को मुहैया किए थे। फिर देखते ही देखते वो नरमेश, मुआविया और मोहम्मद की पुश्त की जानिब से इस तरह हमला आवर हुए जैसे स्याह आमाल के अंदर तूफानी इफरीत घुस आते हैं। इस दो तरफा हमले से उनकी हालत इतनी दिगरगुं हुई कि ये टकराव ज्यादा देर तक जारी न रह सका। नरमेश, मुआविया और मोहम्मद समेत उनके तकरीबन सभी साथियों का सफाया कर दिया गया। इनमें से 3 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। दुश्मन का सफाया करने के बाद खरीम बिन उमर ने नरमेश, मुआविया और मोहम्मद की लाशों को एक जगह जमा करने का हुक्म दिया। जब तीनों की लाशों को उसके सामने लाया गया तो तीनों लाशों की उसने गर्दनें काट दी थी। फिर जिस कदर उनके हाथों हलाक हुए थे उन्हें दबाने का हुक्म दिया। आन की आन में उनके साथियों ने सहरा के अंदर मरने वालों को दफन कर दिया। जो 3 आदमी जिंदा पकड़े गए थे उन्हें खरीम बिन उमर ने अपने पास बुलाया। जब वो उसके सामने गए तो खरीम बिन उमर ने उन्हें मुखातिब किया, मैंने तुम्हारे सामने किरमान के नरमेश, पंजगूर के मुआविया और मोहम्मद के सर काटे हैं। पहले तुम तीनों अपने घोड़े लेकर मेरे पास आओ, फिर मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ कहूंगा। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, जाने दूंगा, खौफजदा मत हो। इस पर तीनों हरकत में आए, अपने घोड़ों को पकड़कर खरीम बिन उमर के पास लाए। फिर खरीम बिन उमर ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये तीनों कटे हुए सर उठाओ, एक एक अपने अपने घोड़े की खरीजीन में डाल लो और कटे हुए सर लेकर नकामरा कबीले के सरदार मोमिल की तरफ रवाना हो जाओ। मोमिल से जाकर कहना कि राजा दाहिर ने तुम्हारे नरमेश और हारिस सलाफी के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश तैयार की थी वो नाकाम हो गई है। उसे कहना कि ये 3 सर मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर भेज रहा हूँ। अगर तुम इन इलाकों में अपनी साजिशों से बाज न आए तो चौथा कटने वाला सर तुम्हारा होगा। खरीम बिन उमर के इन अल्फाज पर वो तीनों खौफजदा हो गए थे। खरीम बिन उमर ने फिर उन्हें मुखातिब किया, मैं तुम्हें अहद दे चुका हूं कि तुम्हें मारा नहीं जाएगा, लिहाजा कटे हुए सर उठाओ और जो कुछ मैंने कहा है वैसा ही करो। इस पर वो तीनों हरकत में आए, एक एक कटा हुआ सर उठाकर घोड़ों के साथ बंधी हुई खरीजीनों में डाल दिया। फिर खरीम बिन उमर के कहने पर अपने घोड़ों पर सवार हुए और मोमिल की बस्तियों की तरफ कूच कर गए। उनकी रवानगी के बाद खरीम बिन उमर ने अपने साथियों को एक जगह जमा किया। फिर मुसल्ला जवान उसे वांगा ने जो मुहैया किए थे उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, तुम अपने कबीले की तरफ लौट जाओ। हम जिस मुहिम की तरफ से आए हैं उसे कामयाब कर चुके हैं। वापस जाकर वांगा को मेरी तरफ से सलाम कहना और उसका शुक्रिया अदा करना। उसे बताना कि जिस मुहिम के लिए हमने सहरा के इन हिस्सों का रुख किया था उसे हम कामयाब बना चुके हैं। मेरे ख्याल में तुम अब यहाँ से कूच कर जाओ। खरीम बिन उमर के कहने पर वांगा के मुसल्ला जवान अपने घोड़ों पर सवार हुए और वहां से कूच कर गए और फिर थोड़ी देर बाद खरीम बिन उमर भी अपने साथियों के साथ सहरा के उस हिस्से से मकरान का रुख कर रहा था। रात आधी के करीब जा चुकी थी। चारों तरफ ऐसी खामोशी और सुकूत था कि इंसानों की सदाएं मुंजमद हो गई थी। ऐसे में बिनाना बिन हंजला चौंक कर अपने से उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि हवेली में उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी थी जैसे हवेली में कुछ लोग दाखिल हुए हों। वो उठकर हवेली के सहन में आया तो उसी सहन में ही मोहम्मद बिन हारून निमरी खड़ा था। फिर उसके देखते ही देखते हरचंद राय और धर्मदास भी बाहर निकल आए थे। हवेली में 3 सवार दाखिल हुए। एक तो बीरूमल था, 2 मुसल्ला जवान थे। बीरूमल ने सबसे मुसाफा किया। जो 2 मुसल्ला जवान थे वो घोड़ों को बीरूमल की निशानदही पर अस्तबल में बांधने गए। फिर बीरूमल ने बिनाना बिन हंजला के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर बिनाना बिन हंजला ने अपने पीछे खड़े
धर्मदास और हरचंद राय को मुखातिब करके कहा, तुम दोनों जाकर अब आराम करो, मेरे ख्याल में ये बीरूमल आया है, इस सिलसिले में सुबह ही बात होगी। बनाना बिन हंजला के इन अल्फाज के साथ ही धर्मदास और हरचंद राय वापस चले गए। बीरूमल अपने आने वाले 2 साथियों के साथ इब्ने हारून निमरी के कमरे की तरफ बढ़ा। बनाना बिन हंजला भी उनके साथ था। सब नशिस्तों पर बैठ गए। फिर बनाना बिन हंजला ने बीरूमल को मुखातिब किया, बीरूमल अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कहने पर मैंने धर्मदास और हरचंद राय को उनके कमरों की तरफ भिजवा दिया है। क्या कोई ऐसी बात कहना चाहते हो जिसमें कोई खतरा है या कोई बहुत ही बुरी खबर है जिसका ताल्लुक धर्मदास या सांकरा से है? इस मौके पर हारून नमरी भी एक तजस्सुस और सवालिया से अंदाज में बीरूमल की तरफ देखे जा रहा था। बीरूमल के साथ आने वाले जवान अपनी जगह मुतमईन बैठे हुए थे। बीरूमल बनाना बिन हंजला के सवाल का जवाब देना ही चाहता था कि बनाना एक बार फिर बोल पड़ा, तुमने साथ आने वाले जवानों के मुतालिक तफसील नहीं बताई, ये कौन है और किस मकसद के लिए तुम इन्हें साथ लाए हो? बीरूमल इस बार धीमे से लहजे में बोल पड़ा, आप जानते हैं मुझे छोटी मालिकन सांकरा ने अपने बाप सुंदरदास की तरफ रवाना किया था। उसने साफ अल्फाज में मुझे ये पैगाम देकर भेजा था कि वो धर्मदास से शादी नहीं करना चाहती, उससे अपना हर रिश्ता हर ताल्लुक मुनक़ता करना चाहती है और खरीम बिन उमर को अपना जीवन साथी बनाने का तहैया किए हुए है।